ओके। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में, लेटेस्ट न्यू चैप्टर में, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। और तुमको पता है कि तुम्हारे खुश होने का समय आ गया है। क्यों आ गया है खुश होने का समय? क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसके बाद आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे एक बड़े लेवल पे। एक्चुअल में क्या है बेटा जी, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर आते हैं, जिनमें से ये है चैप्टर नंबर 4। और इसमें मिलेंगे आपको अंट शंट न्यूमेरिकल्स। और इसके बाद में न्यूमेरिकल से एक तरह से आपका छोटा मोटा पीछा छूट जाएगा। अच्छी बात भी है, आपका कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे हम लोग, तो मजा तो बहुत आएगा। पर हाँ, ध्यान देना कि ये चैप्टर आपको न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से देखना है। इस चैप्टर की खासियत यह है कि 12th बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो 12th बोर्ड के हिसाब से अगर देखें तो ये चैप्टर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेई के हिसाब से देखें तो भी ये चैप्टर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। नीट के हिसाब से देखें तो भी ये चैप्टर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। और आप तो आशीष सिंह लेक्चर्स फैमिली के स्टूडेंट हो। आपका टारगेट मुझे पता है, आप 100 में से 100 लाना चाहते हो केमिस्ट्री के अंदर। आशीष सिंह लेक्चर्स से पढ़ने वाले बच्चे कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें 90 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है, 98 लाना है, 99 लाना है। उनके सीधा टारगेट होता है, अरे भाड़ में जाए दुनिया, हमें 100 में से 100 लाना है, हमारा एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा भी ऐसे ही, आपको पढ़ना भी ऐसे ही है कि आपके 100 में से 100 नंबर आए। मतलब 100%। अगर चैप्टर 4 नंबर का है तो 4 में से 4 आपके इस चैप्टर में आने चाहिए। पुराने चैप्टर्स को भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, इसको भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया है। टी शर्ट कैसी लग रही है पहले तो बताओ कमेंट सेक्शन में। नई नई पहनी है आज। दूसरी बात, इस टी शर्ट्स का गिव अवे होने वाला है बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे। नहीं फॉलो किया है, जाके फॉलो करो। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे बेसिक्स। बेसिक्स पढ़ेंगे आज, ठीक है? और बहुत अच्छे खासे बेसिक पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम जैसा कि लिखा हुआ है रासायनिक बल गतिकी। अगर इस पर ध्यान दें, रासायनिक, केमिस्ट्री, बल गतिकी, काइनेटिक्स, मतलब कहीं ना कहीं ये वेग से संबंधित है, कहीं ना कहीं ये स्पीड से संबंधित है। तो एक्चुअल में रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, अच्छे से लिखो बेटा, रासायनिक बल गतिकी। आज जितने बच्चे क्लास में बैठे हो ना, तुम सबको इतना अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को कि हमारे साथ लाइव में ही आना है हर बार। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे एक दिन लाइव आए दूसरे दिन छुट्टी मारे। आपको लाइव ही आना है, लाइव ही पढ़ना है। और आप लोगों के सभी के प्यार से, दुआओं से मेरी तबीयत ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। रासायनिक बल गतिकी बोले तो केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, ये स्थिति है कि थोड़ा सा गला वाला अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, बट हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को अगर अपन ध्यान से देखें तो केमिस्ट्री में 3 मेन ब्रांच है। केमिस्ट्री की एक मेन ब्रांच है जो सबसे बड़ी है, सबसे भयानक है, उसका नाम है ऑर्गेनिक, जो इस चैप्टर के बाद हो सकता है हम शुरू करें। इसके बाद वाली ब्रांच का नाम है इनऑर्गेनिक, जिसमें आपको पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब देखने को मिलता है। और इसके बाद वाली ब्रांच का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। इसको हम लोग भौतिक रसायन भी बोलते हैं, चाहो तो आप लिख लो भौतिक रसायन। इस फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये चैप्टर। इसी फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है ये चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था, इसी का पार्ट था। चैप्टर नंबर 2 विलयन, इसी का पार्ट था। चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन, इसी का पार्ट था। चैप्टर नंबर 4 इसी का पार्ट है। तो रासायनिक बल गतिकी वैद्युत आपकी भौतिक रसायन का एक शाखा है। इस भौतिक रसायन शाखा का एक चैप्टर है, इसका एक सब ब्रांच है, जिसके अंदर हम 3 चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला अभिक्रिया का वेग, और आज इसी के ऊपर बात करेंगे। हम अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में, इस ब्रांच में। सेकंड, हम अध्ययन करते हैं कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो दूसरी चीज इस टॉपिक में पढ़ी जाती है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित
करने वाले कारक। कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अभिक्रिया के वेग पे को मतलब प्रभावित करती है, या कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे अभिक्रिया का वेग बदलता है, वो भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। तीसरा, अभिक्रिया जब भी होती है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है। अभिक्रिया अभिक्रिया की क्रियाविधि, आखिर कोई भी अभिक्रिया होती कैसे है, किसी भी अभिक्रिया का मैकेनिज्म कैसे देखते हैं, वो सब भी आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। बहुत खूबसूरत चैप्टर है। आज हम शुरू करेंगे अभिक्रिया के वेग से। स्टार्ट करें। सभी बच्चे हेडिंग लगाएं, अभिक्रिया का वेग। और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया का औसत वेग। अभिक्रिया का औसत वेग। कोशिश ऐसी करूंगा कि मजा ही आ जाए टॉपिक में, एकदम बढ़िया फीलिंग आए आपको। हेडिंग लगाए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो बालक बालिकाओं शुरू करें। आशीष सिंह लेक्चर्स की टीम गायब थी ना कुछ 2-3 दिनों से। देखा आपने, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं थी, यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं थी। मैं तो बीमार था, पर मेरी तो टीम बहुत बड़ी है। कहां चले गए थे सब लोग। कुछ जबरदस्त कर रहे हैं ये लोग, कुछ बहुत जबरदस्त कर रहे हैं ये लोग। और कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा कि क्या कर रहा है। बट याद रखना है, कुछ बहुत 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 जबरदस्त करने वाले, ऐसा जो कभी नहीं हुआ यूट्यूब के इतिहास में, खासकर एजुकेशन के चैनल पे। ऐसा कुछ करने वाला है। मैं तो बीमार था, फिर भी इन लोगों ने पीछे पीछे कुछ प्लानिंग कर ली तगड़ी, और आपको पता चलेगा क्या किया है। रुक जाओ थोड़ा सा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन शुरू करते हैं। मान लो एक अभिक्रिया हो रही है जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। समय बराबर 0। अब देखो, केमिस्ट्री में बेटा जी टाइम बराबर 0 का क्या मतलब है समझिए। केमिस्ट्री में टाइम बराबर 0 का मतलब है, जैसे मान लो आपने अभी अभी अभिकारकों को मिक्स किया, तो आपने अगर जस्ट अभी ही अभिकारक को मिलाया है तो अभिक्रिया तो स्टार्ट नहीं हुई है। तो जिस समय आपने अभिकारक को मिक्स किया उस समय आपने टाइमर ऑन कर दिया। तो जब आपने अभिकारक को मिक्स किया वो कहलाता है आपका टाइम बराबर 0। मतलब स्टार्टिंग, अभी प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुए, अभी आपका अभिकारक से उत्पाद बनना शुरू नहीं हुआ। यह आपका अभिकारक है और यह आपका उत्पाद है। तो अभी अभिकारक से उत्पाद बनना शुरू नहीं हुआ है। बट हाँ, ये कह रहा हूं मैं कि अभी आपका अभिकारक लिया ही है आपने, उसको बोलते हैं टाइम बराबर 0 पे। मान लेते हैं टाइम बराबर 0 पर अभिकारक 10 है, और क्योंकि उत्पाद बना नहीं है इसलिए उत्पाद का मान कितना है, 0 है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। टाइम बराबर 1 पर ये आपका 8 हो गया, कम हो गया, उत्पाद आपका बन गया। फिर टाइम बराबर 2 पर ये और कम हो गया, उत्पाद आपका और बन गया। टाइम बराबर 3 पर ये और कम हो गया, उत्पाद आपका और बन गया। तो अब धीरे धीरे समय के साथ पता है क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे समय के साथ अभिक्रिया हो रही है वैसे वैसे आपका अभिकारक कम होता जा रहा है और वैसे वैसे आपका उत्पाद बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि अभिक्रिया किस स्पीड से हो रही है, अभिक्रिया का वेग क्या है, तो यहां पे अभिक्रिया के वेग को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। पहला, अभिकारक के कम होने की स्पीड, अभिकारक के कम होने की दर, अभिकारक के, मस्त मजा आएगा सुनते जाओ, अभिकारक के घटने की दर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अपन अभिक्रिया के वेग को बोल सकते हैं उत्पाद के बढ़ने की दर। उत्पाद के बनने की दर, ऐसे भी बोल सकते हो आप। उत्पाद के बढ़ने की दर या फिर उत्पाद के बनने की दर।
दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं भाई, जिस स्पीड से रिएक्टेंट कम हो रहे हैं वो भी अभिक्रिया की स्पीड है ना, और जिस स्पीड से रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं वो भी अभिक्रिया का वेग है, एक ही बात है। कैसे लिखेंगे? इसका फॉर्मूला होगा अभिकारक के घटने की दर, फॉर्मूला बनेगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, आराम से समझो, मैं आपको टॉपिक का फील देना चाह रहा हूं, फॉर्मूला बताना 1 मिनट का काम है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय समय, ठीक बात है। और इसको लिखना चाहो तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय समय, ऐसे लिख सकते हो आप। सही है। अब जरा चेक करते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, बहुत मजा आएगा आपको, सुनते जाओ। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, सोचो अभिकारक की सांद्रता, सबसे पहले आपने लिखा आर, आर का मतलब है अभिकारक, आपने लगाया गुरु कोष्टक, इसका मतलब है अभिकारक की सांद्रता, आगे आपने लगा दिया डेल्टा, इसका मतलब है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। केमिस्ट्री में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिंबल अच्छे से पता होने चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए सिंबल की, फीलिंग। तो आर जो है वो अभिकारक है, सांद्रता का चिन्ह लग गया और सांद्रता में परिवर्तन, डिवाइड बाय लगा समय, लगे समय को आप बोल दो डेल्टा टी। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, और या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछो, मजा आएगा, निकाल के देखते हैं। हम एक टाइम ड्यूरेशन मान लेते हैं कि भाई टाइम बराबर 0 से हम 2 सेकंड तक चेक करेंगे, ठीक है। यहां अपन एक टाइम ले लेते हैं कि इसको हम चेक करेंगे टाइम बराबर 0 से 2 सेकंड। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? परिवर्तन, परिवर्तन कैसे लिखा जाता है? बाद वाला माइनस पहले वाला डिवाइड बाय समय, समय कैसे लिखा जाता है? T2 माइनस T1। परिवर्तन कैसे लिखा जाता है? बाद वाला उत्पाद माइनस पहले वाले उत्पाद की सांद्रता डिवाइड बाय समय, यही तो होता है परिवर्तन का मतलब। परिवर्तन का मतलब क्या है? बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। दिमाग लगाते हैं, समय बराबर 0 से लेकर के 2 सेकंड तक बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, समझना बहुत मजा आएगा। देखो टाइम बराबर 0 सेकंड पर आर कितना है? 10 है। टाइम बराबर 2 सेकंड पर आर कितना है? 6 है। तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। परिवर्तन कितना हुआ? R2 माइनस R1, 6 माइनस 10 डिवाइड बाय समय कितना लगा परिवर्तन होने में? 2 सेकंड, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 कितना आया? 6 में से 4 गए, माइनस का 4, माइनस 4 में 2 का भाग लगा, माइनस का 2 आ गया। माइनस के 2 का मतलब पता है आपको क्या है? माइनस के 2 का मतलब यहां पर यह है कि हर एक सेकंड अभिकारक 2 से कम हो रहा है। चेक करो आप, 10 से 8, 8 से 7, 6, 6 से 4, मतलब हर सेकंड अभिकारक जो है 2 से कम हो रहा है। ये मतलब हो गया आपके माइनस के 2 का, ठीक है। बताओ यहां तक बेटा। इधर चेक करते हैं, समय बराबर 0 पर अभिकारक उत्पाद कितना था? 0। और समय बराबर 2 पर उत्पाद कितना था? 4। ये P2 हो गया, ये P1 हो गया। P2 माइनस P1, 4 माइनस 0 डिवाइड बाय समय कितना लगा? 2 माइनस 0, कितना आ गया आंसर? 2 आ गया। ये वैल्यू प्लस का 2 आने का मतलब पता है क्या है? अभिकारक हर सेकंड 2 से बढ़ रहा है। चेक कर लो आप, 0 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि चाहे आप अभिक्रिया का वेग अभिकारक के घटने से निकालो, चाहे उत्पाद के बढ़ने से निकालो, एक ही बात है। जिस दर से अभिकारक गिर रहा है उसी दर से उत्पाद बढ़ रहा है। तो चाहे इसके गिरने की दर चेक कर लो, दर मतलब होता है पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना हो रहा है। तो जब आप समय से भाग लगा देते हो ना, तो वो दर कहलाती है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे अभिकारक किस दर से कम हो रहे हैं वो भी अभिक्रिया का वेग है, और उत्पाद किस दर से बन रहे हैं वो भी अभिकारक का वेग है। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है। आपने देखा भी, यहां भी आंसर 2 आया
और यहां भी आंसर 2 आया। मतलब अगर अभिकारक 2 से कम हो रहे हैं तो उत्पाद 2 से बन रहे हैं। ठीक है सर, पर एक गड़बड़ है यहां पर। हमें पता है कि अभिकारक के घटने की दर से भी वेग निकाल सकते हैं और उत्पाद के बढ़ने की दर से भी वेग निकाल सकते हैं, परंतु जब रियल में अपन ऐसा कर रहे हैं ना, तो वैल्यू तो सेम आ रही है। देखो ये 2 है, ये भी 2 है, वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम आ रही है, परंतु साइन का फर्क आ रहा है। ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे बंदे, हम समझ रहे हैं कि क्योंकि अभिकारक समय के साथ घट रहा है इसलिए यहां पे माइनस आ रहा है फॉर्मूले में। ऑटोमेटिकली बाद का सांद्रता कम है, पहले की सांद्रता कम है, तो बाद में से पहले को माइनस कर रहे हैं, माइनस में आंसर आ रहा है। हम समझदार हैं, हम ये बात जानते हैं कि उत्पाद बढ़ रहा है, तो बाद वाला ज्यादा है, पहले वाला कम है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। परंतु क्योंकि ये भी अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया का वेग है, और ये भी अभिक्रिया का वेग है, दोनों का मान चाहे अभिकारक से निकालें चाहे उत्पाद से निकालें, वैल्यू तो सेम है, साइन भी सेम होना चाहिए। क्योंकि कल को मान लो किसी ने अभिकारक में जाकर की वैल्यू निकाली तो वो तो माइनस में आ जाएगी, और किसी ने उत्पाद में जाकर निकाली वो तो प्लस में आएगी। तो किसी ने उत्पाद से वेग निकाला तो वो प्लस में आएगा, और किसी ने अभिकारक से वेग निकाला तो माइनस में आएगा। और हम चाहते हैं कि भाई दोनों सेम आए। क्या तरीका है इसका? तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि एक काम करो, आपको पता है ना कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कमी होती है, आपको पता है ना यहाँ पे माइनस आएगा, आप क्या चाहते हो ये एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए। तो एक काम करो, एक एक्स्ट्रा माइनस, एक काम करो, ये बड़े बड़े लोग होते हैं साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने कहा एक काम करो, यहां एक एक्स्ट्रा माइनस पहले से लगा दो। बड़े बड़े लोगों ने कह दिया पहले से एक एक्स्ट्रा माइनस यहां पे लगा दो। बड़े बड़े लोगों ने कह दिया पहले से एक्स्ट्रा माइनस यहां पे लगा दो। बड़े बड़े लोगों ने कह दिया एक्स्ट्रा माइनस यहां पे लगा दो, आंसर तुम्हारा प्लस में आ जाएगा। और मुन्ना अगर तुम्हारा आंसर प्लस में आ गया तो अब तुम इस फॉर्मूले से निकालो चाहे तुम इस फॉर्मूले से निकालो, तुम्हारी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। समझे? मजा आ गया? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब अगर चिंटू अभिक्रिया का वेग निकालेगा अभिकारक के घटने की दर से तो माइनस साइन लगाएगा, अंदर वैल्यू माइनस आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर पिंटू अभिक्रिया का वेग निकालेगा उत्पाद के बढ़ने की दर से तो ऑलरेडी वैल्यू प्लस में आएगी। तो इस फॉर्मूले में एक्स्ट्रा माइनस लगाने से चिंटू और पिंटू में लड़ाई नहीं होगी। चिंटू बोलेगा मेरा आंसर भी प्लस का 2 है, पिंटू बोलेगा मेरा आंसर भी प्लस का 2 है। इसका मतलब हम दोनों ने अभिक्रिया का वेग एकदम सही निकाला है। और अगर मैं ये एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगाऊं तो चिंटू बोलेगा मेरी वैल्यू माइनस का 2, पिंटू बोलेगा मेरी वैल्यू प्लस का 2, और दोनों वेग निकाल रहे हैं तो दोनों के वेग अलग अलग आ रहे हैं, एक का माइनस में आ रहा है, एक का प्लस में आ रहा है। हालांकि हमें पता है ये माइनस क्यों आ रहा है, हमें पता है ये प्लस क्यों आ रहा है, बट है तो दोनों वेग ही, तो वैल्यू तो बराबर करनी पड़ेगी। इसलिए इस प्रकार से एक्स्ट्रा माइनस हम लोग लगा देते हैं, काम हमारा बन जाता है। जोर से बोलो जय माता दी। टॉपिक समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। तो अभिक्रिया के औसत वेग का फॉर्मूला बना माइनस ऑफ अभिकारक के घटने की दर माइनस ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस ऑफ R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, और या फिर यह फॉर्मूला हुआ प्लस का उत्पाद के बढ़ने की दर प्लस का डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी प्लस का P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T। बोलो मजा आया? सबको मजा आया समझने में यहां तक? तो अगर ये चीज आपको पल्ले पड़ चुकी है तो हम आपको एक बात बता दें कि जैसे मान लो अब आपके सामने कोई अभिक्रिया लिखी हुई है A प्लस B से बन रहा है C प्लस D, तो अब एक बात बताओ अभिक्रिया का वेग आप कैसे लिख सकते हो? ध्यान सुनना, अब यहां से आपको अच्छे से समझना है। अभिक्रिया का वेग लिखने के आपके पास 4 ऑप्शन है अगर ऐसी अभिक्रिया है तो। कैसे हैं 4 ऑप्शन? समझना, मजा आएगा। पहला ऑप्शन है ये दोनों अभिकारक हैं तो इन दोनों के हिसाब से लिख सकते हो आप। ये दोनों उत्पाद हैं, इनके हिसाब से लिख सकते हो। 2 ऑप्शन हो गए। अभिकारक A है और B है, इन दोनों के हिसाब से अलग अलग लिख सकते हो। उत्पाद 2 है COD, इन दोनों के हिसाब से अलग लिख सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। तो 2 ऑप्शन यहां हो गए, 2 ऑप्शन यहां हो गए, 4 ऑप्शन हो गए। शुरू करें। पहला तरीका है A को लिखो। A क्या है? अभिकारक है, तो वेग को लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय।
ये हो गया अभिक्रिया का वेग। या फिर हम वेग को लिख सकते हैं और इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, किसी भी एक को पकड़ के आप वेग को लिख सकते हैं। या फिर हम वेग को लिख सकते हैं इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। या फिर हम वेग को लिख सकते हैं इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। चार ऑप्शन है। एक बात ध्यान देना, मैं हर किसी के केस में और लिख रहा हूं, इन चारों में से किसी की भी हेल्प ले सकते हो आप, किसी की भी हेल्प लिख सकते हो। चाहो तो आप वेग को लिख दो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, टेन है। चाहो तो आप ऐसे लिख दो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, टेन है। चाहो तो आप इससे लिख दो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, टेन है। चाहो तो आप ऐसे लिख दो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, टेन है। पर टेन करने से पहले एक बात ध्यान रखना, ये दोनों अभिकारक हैं। जब भी अभिकारक के हिसाब से लिखते हैं तो एक एक्स्ट्रा माइनस हमको लगाना पड़ता है, जिसका लॉजिक आपने अभी भी सीखा। तो यहां पर एक्स्ट्रा माइनस लगेगा, समझे? ये भी अभिकारक है, माइनस लगेगा। ये उत्पाद है, अरे भैया प्लस है, कोई माइनस नहीं है। ये उत्पाद है, अरे भैया प्लस, कोई माइनस। सही है। बस अगर ये चीज सीख गए तो आपने स्टेप नंबर 1 कर लिया है। अभिकारक इक्वेशन, अभिक्रिया का समीकरण हमको लिख करके दे दे तो हम वेग को किस प्रकार लिखेंगे, ये बत्ती हमारे दिमाग में जल गई है, हमें समझ में आ गया है। बढ़िया, आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलो। अब मान लो ये अभिक्रिया आपको ऐसे लिख के दे रखी होती, 3a प्लस 2b इज गिविंग 3c प्लस 5d। इसको बोलते हैं अभिकारक ए और बी। इसमें अभिकारक कौन है? इसमें अभिकारक है ए और बी। इसमें उत्पाद कौन है? इसमें उत्पाद है सी और डी। इसमें उत्पाद कौन है? सी और डी। उत्पाद कौन है इसके अंदर? सी और डी। अब समझिएगा बात को। इसमें अगर अभिक्रिया का वेग लिखने की इच्छा हो तो पता है कैसे लिखेंगे? चाहो तो आप ए से लिख सकते हो, चाहो तो बी से लिख सकते हो, चाहो तो सी से, चाहो तो डी से। ध्यान रखना ए और बी अभिकारक है, सी और डी उत्पाद है। और ये जो नंबर लिखे हुए ना, ए के आगे 3 लिखा है, बी के आगे 2 लिखा है, सी के आगे 3 लिखा है, डी के आगे 5 लिखा है, इनको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। इनको क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक। इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। अगर आपसे पूछा गया, वेग की बात करते हैं, तो वेग कैसे पूछा गया आपसे? आप ए के हिसाब से लिखेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ए की सांतम परिवर्तन समय के साथ। लिखो कॉपी के अंदर। आप बोलोगे सर जी ये अभिकारक है, इसलिए आप एक एक्स्ट्रा माइनस साथ में लगा दीजिए। ये बात एकदम सही है। और अगर आपका वेग लिखने का मन किया, इससे लिखते हैं। आप बोलोगे सर बी की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय समय। सर जी माइनस साइन लगा दीजिए। क्यों लगाना है माइनस साइन? क्योंकि माइनस साइन का मतलब है ये अभिकारक है, अपन लॉजिक पढ़ लिया है। आप बोलोगे सर इसका वेग अपन उत्पाद की सहायता से भी लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि उत्पाद है इसलिए इसको प्लस की जरूरत पड़ेगी, माइनस की जरूरत नहीं है। या फिर हम वेग को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है सर, मजा आ गया सर। अब एक बात बताने जा रहा हूं, उसका विशेष ध्यान रखना सब बच्चे। आपको जब भी लिख रहे हो वेग का समीकरण लिख रहे हो, जब भी अगर किसी अभिकारक या उत्पाद के साथ में उसका रस समीकरण मितीय गुणांक लिखा हुआ है तो आपको उस रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगाना अनिवार्य है। क्या बोला आपने? हमारे कुछ समझ में नहीं आया सर। भाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ए के साथ क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो यहां 3 का भाग लगेगा। बी के साथ क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, 2 का भाग लगेगा।
सी के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 का भाग लगेगा। डी के साथ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 का भाग लगेगा। रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगाना ही पड़ेगा। ये बात अपने मगज में सेट कर लो। आप बोलोगे सर यहां नहीं लगाया आपने, भाई यहां तो 1 था ना, 1 का भाग लगा दो, एक ही बात है। तो मैं आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पकड़वा रहा था, इसलिए भाग लगाना ही पड़ेगा रस समीकरण मितीय गुणांक का। तो आपको मोटे मोटे तौर पे 2 बातें याद रखनी है। पहली बात आपको याद रखनी है कि अगर अभिकारक है तो एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा, जिसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। उत्पाद है तो प्लस आएगा। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, रस समीकरण मितीय का भाग लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको एक अभिक्रिया पता होनी चाहिए कि जब भी N2 H2 से अभिक्रिया करता है तो NH3 बनाता है। अगर आपको ये कहा गया कि इस अभिक्रिया का वेग लिखिए, वेग लिखिए इस अभिक्रिया का, तो आप पता है इसका वेग कैसे लिखोगे। सबसे पहले ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया का वेग लिख रहे हो, ठीक है, सही है ना। रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगेगा, तो जो रस समीकरण मितीय गुणांक है उसका भाग लगेगा, 2 का भाग लगा, 3 का भाग लगा, 5 का भाग लगा, ऐसे। ठीक है, इधर आते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको लिख करके दे दी, आपसे कहा इसका वेग लिखो, कैसे करोगे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले उस रासायनिक अभिक्रिया को आपको करना चाहिए संतुलित। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। यहां 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 लगाएंगे। अब यहां हाइड्रोजन 6 हो गया, यहां पे 3 है, यहां पे 3 लगाएंगे। अब संतुलित करना आपको आना चाहिए। ये तो मेरा मनोहर विधि है, उसको देख लेना, नेट पे सर्च करना मनोहर विधि आशीष सर, मैंने बनाई है वो विधि। उस विधि से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हो, मनोहर विधि सर्च कर लेना। तो अब इसका वेग कैसे लिखा जाएगा। अगर इसका वेग लिखते हो आप अभिकारक से, तो N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, अभिकारक है माइनस साइन आएगा। रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, आगे 1 है, 1 का भाग लगेगा। चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, कोई बात नहीं, मक्खन हो रहा है टॉपिक। H2 की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, आगे क्या है 3 का भाग लगाना चाहो तो लगाओ, सॉरी माइनस साइन लगेगा, 3 का भाग लगेगा, लगाना चाहो नहीं या तो लगाना ही पड़ेगा। इसके हिसाब से लिखना है वेग। ये उत्पाद है, प्लस में रहेगा मुन्ना, डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी, साइन कितना 2 है, वैल्यू 2 का डिवाइड लगेगा, साइन प्लस में रहेगा। अब जो बात हम इतनी देर से आपको समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बुद्धि में अच्छे से बैठ गई है। अब समय आ गया है कि हम इससे संबंधित एक प्रश्न कर ले, और प्रश्न जब हम इसका कर लेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, हमारे क्वेश्चन का मेल आ गया क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। चलो अब एक काम करो, इस प्रश्न को ट्राई करो। ये आप ही की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है। इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोलर से 25 मिनट में घट करके 0.02 मोलर हो जाती है। औसत वेग की गणना करिए और आप इसको सेकंड और मिनट में भी लिखिए। औसत वेग की गणना करिए और आप इसको सेकंड और मिनट में भी लिखिए। मुझे नहीं लगता ये कोई मुश्किल काम है, ये तो बच्चों वाला काम है, कर लेंगे हम लोग। अभिकारक की सांद्रता देखो, अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी है, 0.03 है। 25 मिनट समय कितना दे रखा है आपको, 25 मिनट दे रखा है। सांद्रता बाद में, बाद की सांद्रता R2 कितनी हो गई आपके पास, 0.02 हो गई। औसत वेग की गणना करनी है, R एवरेज निकालना है। वैसे वेग का भी सिंबल नहीं पता आपको, कोई बात नहीं। वेग इज इक्वल टू, देखो बात किसकी हो रही है, करो क्वेश्चन को, अभिकारक की बात हो रही है। अभिकारक के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। प्लस साइन या माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस डेल्टा को कैसे लिखते हैं, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 माइनस R2 बाद की सांद्रता
0.02 माइनस पहले की सांद्रता 0.03 समय डिवाइड बाय 25। क्वेश्चन ने कहा है कि इकाई उसको दो चीजों में चाहिए, एक तो उसको इकाई चाहिए सेकंड में, एक उसको इकाई चाहिए मिनट में। तो अभी मैं 25 मिनट रख रहा हूं, तो मोलर प्रति मिनट हो जाएगी इकाई, और फिर इसको सेकंड में बदल देंगे तो वो मोलर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये वैल्यू अंदर आएगी माइनस का 0.01, और वो माइनस बाहर के माइनस से प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 0.01 डिवाइड बाय 25 मोलर मिनट इनवर्स। सही है। और अगर इसी को आपको सेकंड में बदलने का मन हो तो आप ऐसे लिखेंगे, वेग बराबर 0.01 डिवाइड बाय, इसको ये मिनट में है, इसको बदल लीजिए सेकंड में, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 60 सेकेंड। तो ये आपकी यूनिट हो गई 0.01। सॉल्व करना है आपको बस, 25 इंटू 60 मोलर सेकंड इनवर्स 1। बोलो ये हलवा क्वेश्चन समझ में आया? बोलो ये हलवा प्रश्न समझ में आया? हलवा खाया सबने? सबको हलवा अच्छा लगा? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको हलवा पसंद नहीं आया हो? सर हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है, कोरोना से गया। अरे दिमाग, कोरोना छाती में होता है रे, दिमाग में नहीं होता है। दिमाग में नहीं होता है कोरोना, दिमाग को प्रभावित नहीं कर रहा है फिलहाल तो नहीं कर रहा, आगे पता नहीं क्या हो। ये प्रश्न समझ में आ गया आपको? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ये प्रश्न आपके बुद्धि में बैठ गया है? अच्छे से बैठ गया है? सॉल्व कर लोगे? ठीक है। अब आपको मैं थोड़े बहुत प्रश्न और कराता हूं। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिख करके दिया आपको, और मैंने आपको ये कहा कि 4NH3 प्लस 5O2 से बन रहा है 4NO। देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा कोई भी इक्वेशन देते हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस करके दें, चाहे बैलेंस करके नहीं दें, जरूरी नहीं है। कभी कभी बैलेंस आपको खुद को करनी पड़ सकती है। आपको इसका सबसे पहले लिखना है औसत वेग का एक्सप्रेशन, कि औसत वेग कैसे होगा। आज आप बेसिक की क्लास ले रहे हो बच्चों, औसत वेग लिखना है। दूसरा आपको लिखना है एनओ के उत्पादन की दर। तीसरा आपको लिखना है O2 के विलुप्त होने की दर। अब आपको बहुत मजा आएगा, यहां से आप कुछ नया सीखोगे। इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। यह अभिक्रिया आपके सामने है। अभिक्रिया का वेग लिखना मैंने आपको सिखाया है। आपको अभिक्रिया का वेग लिखना सबसे पहला तरीका है अभिकारक की हेल्प से लिख लो, बस माइनस साइन लगाना पड़ेगा और रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग करना पड़ेगा। आप चाहो तो उत्पाद से लिख लो, प्लस लगाना पड़ेगा और रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग करना पड़ेगा। इतनी सी बात याद रखनी है। तो वेग को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो। अगर अपन इसके हिसाब से लिखें, यह अभिकारक है, NH3 की सांद्रता में परिवर्तन की दर ये हो गई। अभिकारक है इसीलिए माइनस साइन। रस समीकरण मितीय गुणांक 4 है, 4 का भाग लगाया जाएगा। या फिर इसी वेग को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, मैंने बराबर लगाया, प्लस नहीं लगाया। कुछ बच्चे यहां प्लस लगा देते हैं, बेवकूफ होते हैं वो बच्चे, क्योंकि वेग चाहे इससे लिखो, चाहे इससे लिखो, चाहे इससे लिखो, चाहे इससे लिखो, बराबर है। तो इससे लिखा वो बराबर है, इससे लिखा वो बराबर है, इससे लिखा वो बराबर है, इससे लिखा, प्लस नहीं करना है उसमें। ये गलती करते हैं कुछ महामूर्ख, पता नहीं कैसे करते हैं, बट यहां प्लस लिख के दे देते हैं। हमारे पास बोर्ड की कॉपी आती है, हम देखते हैं वहां पे प्लस लिखा हुआ है, काट के 0 देना पड़ता है। इसलिए मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर बार आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया तो वेग अलग अलग लिख के बताया, ताकि आप इनको जोड़ नहीं दो। वेग बराबर ये है, वेग बराबर ये भी है, वेग बराबर ये भी है, वेग बराबर ये, प्लस मत कर देना इनको आपस में। अब बच्चे हर टाइप के होते हैं ना, क्या करें। इससे लिखना है O2 की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगाना है, एक्स्ट्रा माइनस आगे लगेगा। या फिर इससे लिख सकते हैं एनोड की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, प्लस साइन होगा क्योंकि उत्पाद है, 4 का भाग लगेगा। या फिर इससे लिख सकते हैं
जल की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ 6 है, 6 का भाग लगेगा प्लस में। आया मजा? आया मजा? मजा आया? ये वेग लिख लिया। अब ये सवाल पूछ रहा है एनओ के उत्पादन की दर, और ये सवाल पूछ रहा है O2 के विलुप्त होने की दर। क्या ये सवाल सही है? एनओ के उत्पादन की दर, एनओ एक उत्पाद है तो वो बन रहा है, इसलिए उसके उत्पादन की दर पूछ रहे हैं, ठीक बात है। O2 एक अभिकारक है, वो कम हो रहा है, यहां विलुप्त लिख सकते हैं या फिर कम होने की दर भी लिख सकते हैं। O2 एक अभिकारक है, O2 अभिकारक है तो उसके कम होने की दर की बात चल रही है, उसके विलुप्त होने की दर की बात चल रही है। तो O2 के विलुप्त होने की दर सही बात है, वर्ड एकदम सही है, इधर भी वर्ड एकदम सही है। एनओ के उत्पादन की दर है डेल्टा एनओ अपॉन डेल्टा टी। O2 के विलुप्त होने की दर है डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। अब आप आराम से चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या परिवर्तन है, दोनों में किस चीज का मेजर डिफरेंस है। अगर थोड़ा ध्यान दोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एनओ के उत्पादन की दर डेल्टा एनओ अपॉन डेल्टा टी, एनओ की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय। O2 के विलुप्त होने की दर, इसको बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसको रेट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छा है, रेट ऑफ, एक सेकंड, इसका इंग्लिश वर्ड बताऊं मैं आपको, बहुत सुंदर वर्ड है इंग्लिश में इसका, रेट ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं शायद इसको, रेट ऑफ डेवलपमेंट आरओडी, या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। हाँ, इसको बोलते हैं उत्पादन की दर, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, और उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ऐसे बोलते हैं इसको, क्योंकि अपीयर हो रहा है, खराब हो रहा है। अब अगर आप दिमाग लगाओगे तो मजा बहुत आएगा। केवल इतनी सी चीज होती है एनओ के उत्पादन की दर, केवल इतनी सी चीज होती है O2 के उत्पादन की दर, और इसी के साथ एक माइनस लगा दो और इसी के साथ इसके रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग कर दो, तो वो बन जाता है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग का जो ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर जो ये इतनी सी चीज है ना, ये है O2 के विलुप्त होने की दर। इसमें जो इतनी सी चीज है ना, ये है NO के उत्पादन की दर। इसमें जो इतनी सी चीज है ना, ये है NH3 के विलुप्त होने की दर। इसमें जो इतनी सी चीज है ना, सॉरी, इसमें जो इतनी सी चीज है ना, ये है H2O के बनने की दर। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? अरे कमेंट करो यार कि हाँ सर मजा आया, समझ में आ गया, गलती नहीं करेंगे हम। अगर हमसे वो बोलेगा अभिक्रिया का वेग लिख, तो हम माइनस भी लगाएंगे अभिकारक में, हम रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग भी करेंगे। हमसे वो बोलेगा अभिक्रिया का वेग लिख, तो हम उत्पाद का परिवर्तन समय के साथ लिखेंगे, प्लस साइन में रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे। परंतु अगर वो हमसे बोलेगा कि किसी एक के विलुप्त होने की दर बता, या हमसे वो बोलेगा किसी एक के बनने की दर बता, तो हम फिर माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, केवल डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, केवल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। इतनी सी चीज जो है इसके बारे में बात करेंगे, और वो कहलाएगा उत्पादन और विलुप्त होने की दर। अब मौज तो तब होगी ना जब सर क्वेश्चन कराओगे, एक प्रश्न करा दो सर, ताकि जीवन में मजा आ जाए। क्वेश्चन से हमको बेहतर समझ में आता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन कराए थे, हमको बहुत अच्छा लगा, अब यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन कराइए। तो प्रश्न आपके सामने, आपकी नजरों के सामने लेकर के आ रहे हैं। अभिक्रिया वही है जो आपके सामने लिखी थी अभी, N2 प्लस H2 से बन रहा है NH3। बैलेंस कर देते हैं, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। इस अभिक्रिया में दो मोल N2
को विलुप्त होने में, डिसअपियर होने में 60 सेकंड लगे। बताइए, पहला, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का औसत वेग, दूसरा H2 के विलुप्त होने की दर, तीसरा NH3 के उत्पादन की दर। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने आज की क्लास को फील किया है दिल से। फीलिंग हमारे मन में तो सर बहुत सी चीजों के लिए फीलिंग रहती है, बस साली ये फीलिंग पढ़ाई के लिए क्यों नहीं हो पाती है। अगर पढ़ाई के लिए फीलिंग आ जाएगी तो तुम बादशाह हो जाओगे ना टॉपिक के। चलो शुरू करते हैं। इस अभिक्रिया का अगर औसत वेग लिखना हो तो आपको पता है औसत वेग आप कैसे लिख सकते हो। सबसे पहली बात, क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है? बैलेंस है। इससे लिखेंगे अभिकारक है, तो माइनस का डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। रस समीकरण मिति गुणांक कोई है नहीं, बात खत्म। या फिर ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी डिवाइड बाय 3, क्योंकि रस समीकरण मिति गुणांक 3 है, माइनस साइन लगाएंगे अभिकारक है। या फिर आई से भी लिख सकते हैं डेल्टा NH3, दिख रहा है ना, डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी प्लस साइन के साथ में रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगाते हुए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं। अभिक्रिया में 2 मोल N2, ये जो N2 है ये 2 मोल खत्म हो गई 60 सेकंड के अंदर। ऐसा का मतलब प्रश्न ने बोला है कि डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी दे रखा है। आप हल कर रहे हैं अपन क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन ने आपको कहा कि 2 मोल N2 विलुप्त हो गई 60 सेकंड में, मतलब परिवर्तन कितने का आया? 2 मोल का आया। विलुप्त हो गई, गायब हो गई, मतलब माइनस हो गई। भाई जितनी पहले थी, पता है डेल्टा N2 को आप कैसे लिखोगे? समझो, डेल्टा N2 को आप ऐसे लिखोगे, N2 की बाद वाली सांद्रता माइनस N2 की पहले वाली सांद्रता, तो बाद वाली सांद्रता कम आएगी, पहले वाली ज्यादा आएगी, और ये अंतर कितना है? 2 मोल का। तो ये वैल्यू एक्चुअल में किसमें आने वाली है? माइनस में। ये आएगा माइनस का 2। विलुप्त हो गई, कम हो गई, माइनस हो गई। डिवाइड बाय समय, समय कितना लगा? 60 सेकंड। माइनस का 1/30। यह है डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। क्या यह अभिक्रिया का वेग है? औसत वेग है? नहीं, क्योंकि यह चीज केवल इतनी सी है। अभी हमें पूरा सॉल्व करना है। तो अगर अभिक्रिया का वेग लिखना हो तो अभिक्रिया का वेग है माइनस ऑफ दिस, तो अभिक्रिया का वेग है माइनस ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी, मतलब माइनस ऑफ माइनस का 1/30 प्लस का 1/30। ये अभिक्रिया का वेग है। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चा पूछ रहा है अभिक्रिया उल्टी हो गई तो क्या हो गया? बेटा अगर अभिक्रिया उल्टी हो गई तो ये अभिकारक हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाएगा, इसके साथ माइनस आएगा, इन दोनों के साथ प्लस आएगा। सिंपल। चलो अब आपसे पूछ रहा है H2 के विलुप्त होने की दर। H2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। इतनी सी चीज, ये चीज है H2 के विलुप्त होने की दर, केवल इतनी सी चीज। कैसे निकालेंगे? सुनो, औसत वेग आप निकाल चुके हो, कितना आ चुका है? 1/30। मतलब ये जो वैल्यू है 1/30 ये इस पूरे के बराबर है। ये जो वैल्यू है 1/30 ये इस पूरे के बराबर है। ये जो वैल्यू 1/30 ये इस पूरे के बराबर है। हमें केवल कितनी सी चीज चाहिए सेकंड पार्ट के लिए? सेकंड पार्ट है H2 के विलुप्त होने की दर। सेकंड पार्ट है H2 के विलुप्त होने की दर। H2 के विलुप्त होने की दर ये है।
ये पूरा एक्सप्रेशन औसत वेग के बराबर है जो आप यहां से निकाल चुके 1/30। तो ये चीज किसके बराबर होगी, इस पूरे एक्सप्रेशन को 1/30 के बराबर करो, इतनी सी चीज यहां से निकाल लो, वही आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। बोलो जय माता दी। अब यहां से उठाते हैं 1/30 इज इक्वल टू, इसको पूरा उठाया माइनस का 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। आपको केवल इतनी सी चीज चाहिए, इसके लिए सॉल्व करो। तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, माइनस का 3 रह जाएगा, इस माइनस के 3 से ये कट गया 10, ये आ गया माइनस का 1/10। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि H2 कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली आ गया ये। और यही डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी माइनस का 1/10 यहां रख दो, तो जैसे ही माइनस का 1/10 रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 इंटू 1/3 1/30 हो जाएगा, जो इसके बराबर आ जाएगा। बात एकदम सही है। तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। NH3 के उत्पादन की दर, NH3 के उत्पादन की दर क्या होगा, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। NH3 के उत्पादन की दर आप कौन सी बुक में पढ़ाते हो केमिस्ट्री की, हम एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। तो NH3 के उत्पादन की दर डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा, इतना सा फैक्टर चाहिए आपको, कैसे निकालोगे, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपको चाहिए। ये पूरी चीज टक 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 टक, ये पूरी चीज 1/30 के बराबर है। मतलब हमें दिया हुआ है कि 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी किसके बराबर है, 1/30 के बराबर है। तो यहां से हमें केवल कितनी चीज चाहिए, इतनी सी। तो ये डेल्टा NH3 बटा डेल्टा टी कितना आ गया, 1/15 आ गया। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। अभी 1/15 यहां रख दो, 15 दूनी 30, औसत वेग का जाएगा 1/30। सब कुछ सेट है, सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ परफेक्ट है, बिना किसी दिक्कत के। अरे अब तो फीलिंग आई, अब तो आई फीलिंग कि नहीं आई फीलिंग, अब तो फीलिंग आ गई होगी मुन्ना, अब तो फीलिंग आ गई होगी मुन्ना। आई कि नहीं आई फीलिंग, पक्का आई फीलिंग, आई, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ जी, पक्का क्लियर है ना सब कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आध चीज और समझनी है, वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो, अब ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, उससे पहले तात्क्षणिक वेग देख लेते हैं। तात्क्षणिक वेग, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ना, आप तो 12th के बच्चे हो ना, आपको बहुत जैसे पता है तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में, ये ग्राफ है y और x के बीच में, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मैथ्स वाले बच्चे इस बात को जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मेरा सपोर्ट करने की कोशिश करना। ये x है, मान लो इस समय वैल्यू है x1, ये x2 है, इस समय जो वैल्यू है वो है y1, इस समय जो वैल्यू है वो है y2। तो ये है डेल्टा x और ये है डेल्टा y, इतना सा पोर्शन, ये डेल्टा y है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि औसत निकालो, तो औसत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स कर देते हैं, इस तरह से डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। परंतु आपसे अगर कोई कहे ना कि इस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर बताओ, आपसे कोई बोले इस एग्जैक्ट पॉइंट पे बताओ, तो केमिस्ट्री में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट मैथ्स में है। मैथ्स ये बोलती है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इस तरह से एक स्पर्श रेखा बनाओगे ऐसे, वो स्पर्श रेखा इस अक्ष से जो एंगल बना रही होगी थीटा, उस एंगल थीटा का अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो वो कहलाएगा ग्राफ का स्लोप, ग्राफ की प्रवणता या ग्राफ की झुकाव। क्यों, क्योंकि अगर ये थीटा ज्यादा हुआ तो ग्राफ का झुकाव, थीटा कम हुआ तो ग्राफ का झुकाव कम है, और अगर ये थीटा ज्यादा हुआ तो ग्राफ का झुकाव ज्यादा है। ऐसे केस में यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, इतना छोटा सा, बिल्कुल ज्यादा बड़ा ले नहीं सकते आप,
बिल्कुल छोटा लेना पड़ता है। एक मिनट एक काम करता हूं, कलर अच्छा सा ले लेता हूं। छोटा सा ट्राइंगल यहां पे आपको मानना पड़ता है ऐसा। छोटा सा x होता है dx, छोटा सा y होता है dy। और उस समय उस स्लोप को लिखा जाता है tan थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया छोटा सा y का, डेल्टा y का छोटा सा हिस्सा dy, डेल्टा x का छोटा सा हिस्सा dx। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। तो जब भी औसत निकालना हो तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखेंगे। y2 माइनस y1, डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1 कंप्लीट। यहां से यहां तक y2, यहां से यहां तक y1, दिस वन इज व्हाट, y2 माइनस y1। यहां से यहां तक x2, यहां से यहां तक x1, तो x2 माइनस x1। तो बड़ा लिखना है तो ऐसे लिखो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। और अगर किसी पॉइंट पर लिखना है तो छोटा सा ट्राइंगल लेंगे, छोटा सा dy, छोटा सा dx, dy अपॉन dx। अगर ये एंगल आपका 90 से कम हुआ तो ये स्लोप आएगा आपका पॉजिटिव। और अगर यही एंगल 90 से बड़ा हुआ एक्स अक्ष के साथ में तो ये स्लोप आएगा नेगेटिव। जैसे मान लो ये स्थिति बन रही हो, ऐसा ग्राफ जा रहा हो, तो इस ग्राफ में मान लो आप किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हो, ऐसा ग्राफ नहीं, जैसे मान लो, एक सेकंड बताता हूं कैसे ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है, इस पॉइंट पे आपने स्लोप बनाया ये, तो ये जो एंगल आएगा ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस केस में, एक सेकंड, इस केस में थीटा क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा। तो इस केस में होगा माइनस का dy अपॉन dx। और अगर ऐसे रहा, थीटा छोटा रहा 90 से, तो होगा प्लस का dy अपॉन dx। और किसी पॉइंट पर चेक कर रहे हो तो वो कहलाएगा ताक्षणिक। छोटा सा dy, छोटा सा dx ले रहे हो तो वो कहलाएगा ताक्षणिक। ये हो गई मैथमेटिक्स। कोई कह रहा है सर 90 डिग्री हो जाए तो कैसा रहेगा, अगर 90 डिग्री हो जाए तो कैसा है। कोई बात नहीं, साइन टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। सही है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। वैल्यू आ जाएगी 1/0। बोलो समझ में आया, वैल्यू पुट करके देख लो ना, क्या दिक्कत है। कोई समझने वाली बात थोड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है यहाँ पे। 1 मिनट लगेगा समझने में। और 1/0 का मतलब पता है क्या है, इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइंड। उस पॉइंट पे आपका स्लोप जो है वो डिफाइन ही नहीं है। तो अगर 90 डिग्री हो जैसे यहां पे होगा, उस पॉइंट पे स्लोप डिफाइन नहीं है। अब 90 से कम हुआ तो पॉजिटिव, 90 ज्यादा हुआ तो नेगेटिव। सर फीलिंग से दिल भर गया है तो किससे भरना है अब दिल, अब किससे दिल भरना है बताओ, आगे बढ़े। अब ये जो आपने आज टॉपिक पढ़ा है इसका अपन ग्राफीय निरूपण देखते हैं, ध्यान से देखो। अब इस टॉपिक का ग्राफीय निरूपण करते हैं जो आपने आज सीखा, और समझने की कोशिश करते हैं चीजें कैसे रहेंगी। देखो अगर आपको औसत वेग लिखना है तो औसत वेग को आप इस तरह से लिखेंगे, माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप ऐसे बोलेंगे माइनस का R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर औसत वेग को लिखने का दूसरा तरीका, बहुत ध्यान सीख लो, 5 मिनट की क्लास और बची है, मजा आ रहा होगा आपको वैसे भी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा सिंपल P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब जरा इस बात को ग्राफ में फील कर लेते हैं। कटैक 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 कटैक। आर की सांद्रता समय के साथ, पी की सांद्रता समय के साथ।
सबको पता है अभिकारक समय के साथ कम होता है। टाइम बराबर 0 पे अभिकारक सबसे ज्यादा था, पर समय के साथ साथ अभिकारक क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एक समय बाद क्या होता है, अभिकारक कम होना बंद कर देता है। और टाइम के साथ साथ अभिकारक उत्पाद आपका 0 था, टाइम के साथ साथ आपका उत्पाद बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ आपका उत्पाद बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब औसत का क्या मतलब है वो समझो। औसत का क्या मतलब है वो समझो। जैसे इसमें आपने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, ये आपने पॉइंट ले लिया, T1 पर R1 है, T2 पर R2 है। तो यहां से जब आप स्लोप लिखोगे तो आपको अच्छे से पता है स्लोप tan थीटा होता है, परंतु आपको पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू का अपना एक मतलब है। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है कि दोनों चीजों का अपना एक मतलब है। किस प्रकार का मतलब है समझिए। यहां स्लोप लिखेंगे तो ये नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी। कैसे, ये चीज कितनी है, R1 माइनस R2 है, जबकि आपको यहां क्या चाहिए होता है, R2 माइनस R। ठीक है, इतना दिमाग मत लगाओ, एक सिंपल सा काम करते हैं। यहां पे अगर आपको इस डायग्राम में से औसत वेग लिखना हो तो कैसे लिखोगे बताओ मुझे। माइनस, फॉर्मूला हमारे पास है R2 माइनस R1, ये रहा R2, यहां से ले लोगे, माइनस R1, यहां से यहां तक R1 है, यहां से ले लोगे, डिवाइड बाय यहां से यहां तक का समय T2 है, माइनस यहां से यहां तक का समय T1। इस प्रकार से अगर ग्राफ बना करके दे दिया जाए तो आप ग्राफ से निकाल लोगे वैल्यूज। मैं आपको वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, समझो। मैंने आपको औसत वेग का फॉर्मूला तो आपको पहले से पता है, आपको इस ग्राफ से सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। कैसे निकालेंगे वैल्यू, बहुत सिंपल है। आपको चाहिए R2 माइनस R1, तो टाइम T1 पर जो वैल्यू है वो R1 है, ऐसे टाइम T2 पर जो वैल्यू है वो R2 है, फॉर्मूला इंपुट कर दो निकल जाएगा। यहां चेक करना है, बहुत सिंपल है। कोई पॉइंट पकड़ लो, जैसे ये पॉइंट T1 है, इस पर जो वैल्यू है वो P1 है, ये पॉइंट T2 है, इस पर जो वैल्यू है वो P2 है। तो ये क्या है, P2 माइनस P1, डेल्टा P। ये क्या है, T2 माइनस T1, डेल्टा T। सही है। तो समझने वाली बात ये है यहां पर कि यहां से कैसे निकालेंगे, यहां पे ये फॉर्मूला लग जाएगा नीचे वाला, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ये वैल्यू P2 की, T2 पर जो वैल्यू है वो P2 है, यहां रख दो, T1 पर जो वैल्यू है P1, यहां रख दो, फॉर्मूला लगा दो, खत्म। तो ग्राफ से अगर क्वेश्चन करना हो, ग्राफ से अगर क्वेश्चन करना हो तो ग्राफ से आप क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मुझे इस बात का जवाब दो, यहां तक समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं और ताक्षणिक वेग वाला कॉन्सेप्ट बता करके आज की क्लास को हम एंड करते हैं। इतने शिद्दत से आप लोग पढ़ रहे हो, ये देख के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है। मजा आ गया आप लोगों को पढ़ा करके, मजा ही आ गया आप लोगों को पढ़ा करके। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका, ये कितना है, डेल्टा आर है यहाँ पर, ये कितना है, डेल्टा टी है, ये डेल्टा पी है, डेल्टा टी है, खत्म। अब ये तो अपन ने क्या किया, औसत निकाला, औसत निकालना आ गया। अब इसी औसत की जगह अगर आपसे वो सवाल करे ताक्षणिक निकालो, तो ताक्षणिक भी पता है क्या होता है, जहां डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है वहां पे डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। यही बात तो यहां समझा रहा था मैं कि जहां डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वहां औसत में डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, वहां औसत में डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। जहां डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है वहां पे डीपी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब ये थोड़ा प्लस माइनस मैं आपको समझाता हूं, ग्राफ से चेक करिएगा। मान लो आपको किसी पॉइंट पर स्लोप देखना है, कलर ले लेते हैं ग्रीन। मान लो आपको इस पॉइंट पर स्लोप चेक करना है, इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर आपने बना दी स्पर्शरेखा ऐसे, ठीक है, ये आपने स्पर्शरेखा बना दी ऐसे। ये कहां काट रही है, यहां पे काट रही है। कितना एंगल बन रहा है, बड़ा एंगल बन रहा है,
90 से बड़ा बन रहा है, मतलब स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस पॉइंट पर स्लोप लिखेंगे, तो इस पॉइंट का स्लोप होगा माइनस का डीवाई अपॉन डी एक्स। वाई में कौन है, आर है, एक्स में कौन है, टाइम है, तो माइनस का डीवाई अपॉन डी टी। इस पॉइंट पे आपको एक छोटा सा ऐसे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, छोटा सा, इस टाइप का एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और उस छोटे से ट्राइंगल के अंदर dy होगा और उसी ट्राइंगल में dx होगा, और फिर dy अपॉन dx करना पड़ेगा। यहां पर आपको पता है dy की जगह dr है और dx की जगह dt है, तो ये इस तरह से रहेगा dr अपॉन dt। मर्चेंटाइज के लिए कुछ नहीं करना है, सब कुछ जानकारी आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी। देखो समझो, ये क्या है, dr और ये क्या है, dt। छोटा सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पूरा बड़ा ले लो अगर आप औसत निकाल रहे हो, छोटा सा लो अगर आप dy अपॉन dx निकाल रहे हो। जैसे यहां पे अगर आप dy अपॉन dx निकालोगे, छोटा सा इतना सा लोगे आप, ये dy होगा, ये dx होगा, राइट। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इधर चेक करते हैं, इधर मान लो किसी पॉइंट पे चेक करना है, यहां पे चेक करना है, इस पॉइंट पे बना दिया आपने ये ऐसे, इस पॉइंट पे चेक करना था आपको, इस वाले पॉइंट पे चेक करना था। एंगल कैसा बन रहा है, 90 से छोटा बन रहा है, तो यहां जो स्लोप होगा वो होगा पॉजिटिव dy अपॉन डी एक्स। वाई की जगह कौन है, p, और x की जगह कौन है, t। यहां अगर छोटा सा एंगल बना के चेक करना चाहो, छोटा सा ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, ये डेल dp होगा, ये dt होगा, ऐसे। आराम से फील करो, ये सब कुछ की फीलिंग होती है, अगर इस टॉपिक को फील कर लोगे बढ़िया समझ में आ जाए। और जब ग्राफ के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपसे हो जाएंगे, आपको ऐसे दिक्कत नहीं होगी ग्राफ के क्वेश्चंस करने में, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप ग्राफ के क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ग्राफ के क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप, मुझे पता है आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। करवाऊं एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा के क्लास को एंड करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ध्यान से दीजिएगा। ये जो आपने सीखा है इससे अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा टॉपिक का क्या चल रहा है। बट ध्यान रखें, ताक्षणिक वेद के लिए बस छोटा सा आ जाता है डी डी, जो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी था वो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी था वो डीपी अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सभी बच्चे उसका जोरदार स्वागत करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। ये ग्राफ बना हुआ है H2 और समय के, H2 की सांद्रता और समय की सांद्रता के बीच में। सांद्रता इस तरह से गिर रही है, ग्राफ में आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, वैल्यू है 10 और 6, वैल्यू है मोल पर लीटर में, और यहां समय है आपका, समय है 2 सेकंड 4 सेकंड। अभिक्रिया ये वाली हो रही है, N2 प्लस H2 इज गिविंग NH3। ये ग्राफ आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है औसत वेग बताइए। ये है आपके लिए एक ग्राफिकल क्वेश्चन और मेरा गला जवाब दे रहा है जाने वाला है बस ये। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज क्लास को एंड करते हैं। सर एक बार और बता देते तो जीवन में मजा आ जाता। बढ़िया है भाई, अभी इसको जब समझाऊंगा ना तो इससे आपको जीवन में मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप वो कॉन्सेप्ट यूज करोगे जो अभी अपन सीख रहे हैं। ठीक है, शुरू करें, चलो। सबसे पहले ये मासूम है, इसने अपन को अभिक्रिया बैलेंस करके नहीं दी है। मासूम क्या है, चंट साला, अगर रिएक्शन बैलेंस करके नहीं दी अपन गलती कर सकते थे। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब हमको पता है कि इस अभिक्रिया का औसत वेग हम 3 तरह से लिख सकते हैं, माइनस का डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, या फिर माइनस का 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, या फिर माइनस की जगह प्लस का 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। आज की क्लास को देखकर कितना बात समझ में आ गई है कि इस तरह से लिखा जा सकता था। अब सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों में से हमें ग्राफ से क्या चीज मिल सकती है।
देखो ग्राफ में H2 और समय के साथ में बना हुआ है, तो अगर इसको आप समय T1 मानते हो, इसको T2 मानते हो, तो समय T1 पर आपको H2 की सांद्रता मिल जाएगी और समय T2 पर यह आपके H2 की सांद्रता है। तो यहां से आप H2 की सांद्रता में परिवर्तन R2 माइनस R1 और समय T2 माइनस T1 निकाल सकते हो, बट किसके लिए? H2 के लिए, क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है? H2 के बीच में बना हुआ है। तो आप यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप यूज करोगे, इसको लेने का मतलब नहीं है, इसको लेने का मतलब नहीं है, आप यूज करोगे माइनस का 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। और यहां क्या रखना है और यहां क्या रखना है उसकी जानकारी आपको ग्राफ में दे रखी है। यहां क्या रखना है और यहां क्या रखना है उसकी जानकारी ग्राफ में है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 कहां से आया? इधर से आया। अब इसको आप बोल सकते हो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, किसके लिए? H2 के लिए। ये हो गया माइनस का 1/3। ध्यान दीजिएगा, R2 माइनस R1 मतलब H2 की कंसेंट्रेशन में चेंज बाद में, समय T1 2 सेकंड, समय T2 4 सेकंड, 4 सेकंड पे कितना है? 6 है, यहां आएगा 6। R1 2 सेकंड पे कितना है? 10 है, 10। समय कितना है? 4 माइनस 2, माइनस का 1/3, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस का आधा, सॉरी माइनस का 2, आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/3। तो यहां पर वेग कितना है? प्लस का 2/3, प्लस का 2/3, प्लस का 2/3, प्लस का 2/3, प्लस का 2/3। इस क्वेश्चन ने आपसे वेग पूछा तो आपने ऐसे किया। अगर यह क्वेश्चन आपसे वेग नहीं पूछता, आपसे पूछता H2 के विलुप्त होने की दर बताओ, तो आप कैसे करते? आपको पता है H2 के विलुप्त होने की दर का मतलब क्या हुआ? सिंपल डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। सीखा आपने आज? मस्त क्वेश्चन है यार, करो अच्छे से। डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। अगर केवल आपसे पूछता कि H2 के विलुप्त होने की दर बताओ, तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T करते हैं आप, सिंपल। डेल्टा T वही R2 माइनस R1, किसके लिए? इसी के लिए, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, सिंपल। सिंपल करते हैं इसमें। तो R2 कितना है? 6 है, R1 कितना है? 10 है, समय कितना लगा? 4 माइनस 2, कितना निकल के आता? माइनस का 2। और जब ये माइनस का 2 आप यहां रखोगे तो वो माइनस माइनस प्लस होकर 2/3 आ जाएगा, जो यहां पे आ गया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगर वो आपसे पूछ ले NH3 के बनने की दर बताओ, तो NH3 के बनने की दर ये वाली है। आपको पता है ये पूरी चीज माइनस प्लस के 2/3 के बराबर है, तो इस पूरे को बराबर करोगे 2/3 के और यहां से ये चीज निकाल लोगे, NH3 के बनने की दर आ जाएगी। आपसे अगर वो पूछ लेता N2 के विलुप्त होने की दर बताओ, तो आप इसी चीज को N2 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T माइनस के बराबर कर देते, यहां से वैल्यू निकाल लेते, इसके विलुप्त होने की दर आ सकती थी। मतलब इस क्वेश्चन से आप वो सब कुछ निकाल सकते हो केवल इस ग्राफ को यूज करके। आई फीलिंग आपको टॉपिक की? 100% टॉपिक, 100% ऑथेंटिक थी आज की क्लास। इसको करने के बाद में आपको इस टॉपिक में 2-3 बातें क्लियर हो गई होंगी कि अभिकारक का वेग, अभिकारक से औसत वेग कैसे लिखते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक का भाग करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा उत्पाद से कैसे लिखते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा अभिकारक के विलुप्त होने की दर का क्या मतलब है, उत्पाद के बनने की दर का क्या मतलब। अगर किसी इंडिविजुअली किसी एक का पूछते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब इस परिभाषा को एकदम परफेक्ट करने का समय आ गया। हम अभिकारक के घटने की दर नहीं लिखते हैं, यहां पे इस तरह से नहीं लिखते, हम लिखते हैं माइनस ऑफ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष। अब ये परिभाषा एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसमें
रस समीकरण मितीय गुणांक का लोचा खत्म हो जाता है। उत्पाद के बनने की दर नहीं लिखते हम, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर लिखते हैं। मक्खन समझ में आ गया मैंने क्यों किया ये चेंज? क्योंकि स्टार्टिंग के एग्जाम्पल अलग टाइप के थे ना, बाद में थोड़ा एग्जाम्पल का पैटर्न चेंज हो गया। और अब तो कॉन्सेप्ट आपका मक्खन हो ही चुका है कि कैसे औसत वेग लिखना है, कैसे किसी एक के घटने की दर देखनी है, कैसे किसी एक के बढ़ने की दर देखनी है, क्या फर्क होगा, न्यूमेरिकल कैसा बनेगा, ये सब आपको 100% ऑथेंटिक समझ में आ गया होगा। बस अपने नोट्स में जाके अभी के अभी ये चेंज कर लो कि यहाँ पे बेटर रहेगा आप ऐसे लिखें, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, या परिवर्तन की दर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सांद्रता में परिवर्तन लिखना है, सांद्रता में परिवर्तन लिखना है, ठीक है। आज तो खीर बन गई सर, अच्छी बात है, खीर बन गई तो। अब एक क्वेश्चन दें आपको होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रश्न है ई वाला। अभिक्रिया आपकी आंखों के सामने, आपसे बोल रहा है कि N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन किया है, वगैरह 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 वगैरह। प्रारंभ में N2O4 की सांद्रता 2.33 थी। N2O5 के लिए आपको R1 दे रखा है, समय दे रखा है, R2 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है औसत वेग की गणना कीजिए। तो औसत वेग रेट कैसे लिखोगे? औसत वेग रेट ऑफ रिएक्शन, या सिंपल औसत वेग लिखें तो वो होगा -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। सही है। डेल्टा N2O5 क्या हो जाएगा आपका? 2.08 माइनस 2.33। ठीक है, घंटों मिनटों सेकंड में कर लेना, समय का फेल है। अगर समय को आप 184 मिनट को मिनट में रखोगे, आंसर मिनट में आ जाएगा। इसको घंटे में रखोगे, घंटे में आ जाएगा। सेकंड में रखोगे, सेकंड में आ जाएगा। कर रखा है अपन ने। इस समय अंतराल में N2 के उत्पादन की दर क्या है? तो N2 के उत्पादन की दर है केवल इतनी सी चीज, तो केवल ये अलग से निकाल लेना, ये आपके उत्पादन की दर है। और ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वेग का, उससे आपका वेग निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम से हलवा हो गया। और इस क्वेश्चन को आप हलवा बोलो, मक्खन बोलो, एक ही बात है, खीर बोलो, कुछ भी बोलो, बट ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, कर लोगे आप लोग। एक और क्वेश्चन दे देता हूं फिर। तो एनसीईआरटी का अभी तक का जितने भी इंटेक्स्ट एग्जाम्पल है वो सारे आपने कर लिए। ये रहा, बहुत बड़ा हो गया ना ये, छोटा कर दें इसको, और छोटा हो जाओ भाई, और छोटे हो जाओ भाई। अरे फ्रेम में आ जाओ भाई, नहीं आओगे गंदे बच्चे, और कम हो जाओ, और कम हो जाओ। हाँ ऐसे, अब अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 2A से उत्पाद बन रहा है। ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.05 से होकर के 0.4 हो गई है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया के वेग की गणना करो। ध्यान रखना, यहां पे जब आप वेग लिखोगे तो वेग होगा, पहली बात अभिकारक है तो माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, साथ में 2 है, डिवाइड में जाए। बच्चे ये डिवाइड में करना भूल जाते हैं, बच्चे ये 2 लगाना भूल जाते हैं। तो इससे हो जाएगा माइनस का 1/2। परिवर्तन कितना आ रहा है? डेल्टा है, बाद में कितना है? 0.4, पहले कितना है? 0.5। समय कितना लग रहा है? समय कितना? 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में बदल लो, 10 × 60, ये इसका आंसर। बस इसमें ये 2 का भाग लगाना और माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से आपकी आज की क्लास हुई। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। बीच में मेरी तबियत खराब होने के कारण जो लंबे समय का अंतराल आ गया था, आज हमने अच्छे से लंबी क्लास लेकर के उस अंतराल को भर दिया है और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। और अगर आपको मज़ा आया है तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, सभी बच्चों के साथ शेयर कर देना है। चैप्टर की पहली क्लास है, पहली क्लास का कॉन्सेप्ट आपको अगर मक्खन हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब आप आगे चैप्टर को अच्छे से कमांड कर पाओगे। टी शर्ट्स का गिव अवे चलेगा अभी इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके रख लेना है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इसका गिव अवे कैसे होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लोग टैग करेंगे और अपने वहाँ भी स्टोरी के फॉर्म में चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अभी तक बैच परचेज नहीं किया है तो बैच ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मज़ा आता है वहाँ पर भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और
अच्छे नंबर लेके आने। बाय बाय, जय हिंद। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके आ जाना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क क्या है, आज आपने अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद में परिवर्तन और औसत वेग और किसी के घटने की दर बढ़ने की दर के बारे में जो कुछ भी सीखा है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं पढ़ूंगा कितने बच्चे कमेंट करते हैं पढ़ाई के बारे में। बाय बाय, जय हिंद।